हेलो माय डियर स्टूडेंट, दिस इज सुदेश साहू फ्रॉम लाइफ साइंस ट्यूटोरियल। चलिए बेटा, आज स्टार्ट करते हैं हमारा स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल की बात कर रहे थे और उसमें आज हम कवर करेंगे बेटा, एक हम ओरिजिन कंप्लीट कर लेते हैं जो कि पिछले क्लास में बच गया था, और उसके बाद हम पहले नंबर के टिश्यू को कंप्लीट करेंगे जिसका नाम है बेटा एपिथेलियम, और हिंदी में बोलते हैं उसको उपकला उतक। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा ओरिजिन या फिर उत्पत्ति की बात करते हैं। तो भाई, आपने जो प्रीवियस क्लास में बेटा चार तरह के टिश्यूज कवर किए थे, उसको चलो एक बार फिर से लेबल करते हैं बेटा। कौन कौन से टिश्यू के नाम थे? ठीक है, टिश्यू के नाम क्या क्या थे देखते हैं बेटा। टिश्यू नंबर 1, क्या नाम था इसका? एपिथीलियम। ठीक है, टिश्यू नंबर 1 क्या था? एपिथीलियम। सेकेंड नंबर का टिश्यू था बेटा आपका कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू के बाद थर्ड नंबर है बेटा मस्कुलर, और फोर्थ नंबर में आता है आपका, क्या आ जाएगा? न्यूरल टिश्यू आ जाएगा। यहां पे लिखता हूं न्यूरल, और यहां पे लिख देता हूं बेटा क्या? टिश्यू। ठीक है, हिंदी में भी लेबल करते हुए चलेंगे। एपिथीलियम मतलब होता है बेटा उपकला उतक। ठीक है, उपकला उतक। कनेक्टिव टिश्यू को हम बोलते हैं बेटा क्या? संयोजी। कनेक्टिव टिश्यू को हम क्या बोलते हैं? संयोजी उतक। मस्कुलर का मतलब होता है बेटा आपका पेशी, और न्यूरल टिश्यू का मतलब होता है आपका तंत्रिका। नोट कर देना यहाँ पे। ठीक है भाई, ये तंत्रिका उतक कहलाएगा बेटा। चार तरह के टिश्यूज होते हैं। चलिए, इन सभी की ओरिजिन की बात करते हैं। यदि आप ओरिजिन की बात कर रहे हैं किसका? एपिथीलियम का। ठीक है, तो एपिथेलियम टिश्यू का ओरिजिन क्या है? मेसोथेलियम, सॉरी, संयोजी का क्या है? आपके पेशी टिश्यू का क्या है बेटा? और लास्ट है आपका क्या? तंत्रिका टिश्यू का ओरिजिन क्या है? चारों का ओरिजिन यहाँ पे वन वन लाइन में नोट करता हूं बेटा, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। एपिथेलियम टिश्यू का ओरिजिन में नोट करना ऑल। ये एक्टोडर्मल भी हो सकता है, ये मेसोडर्मल भी हो सकता है, और ये बेटा एंडोडर्मल भी हो सकता है। ठीक है, तीनों तरह के जर्म लेयर से बनते हैं। बताऊंगा, अलग अलग एग्जांपल हैं। ये मत सोचना कि एपिथेलियम टिश्यू सभी जर्म लेयर से बनते हैं। बेटा कुछ ऐसे एपिथेलियम हैं जो तुम्हारे एक्टोडर्म से बनते हैं, कुछ एंडोडर्म से बनते हैं, कुछ मेसोडर्म से बनते हैं। इसीलिए मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है कि चारों तरह के जर्म लेयर से मिलके बनती है। बहुत देखो, आपको जो कंटेंट यहाँ पे मिल रहा है बेटा, वो नीट लेवल के स्टूडेंट को जो मिलती है वही कंटेंट आपको मिलेगी, क्योंकि मैं 2016 से नीट के बच्चों को, ठीक है, एमबीबीएस की तैयारी कराता हूं, तो कहीं ना कहीं उस लेवल का नॉलेज आपको मिलेगा। और आपको पता ही होगा, यदि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को देखेंगे तो आपको ये बात समझ में आएगी कि जितने भी पीजीटी एग्जाम्स हुए हैं उनके ऑलमोस्ट क्वेश्चन टोटल एनसीईआरटी बेस्ड होते हैं, और नीट लेवल के क्वेश्चन को टच करता है। तो जो भी मेरे प्यारे बच्चे नीट एग्जाम की तैयारी नहीं, पीजीटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं बेटा, तो वो बच्चे उनके मॉड्यूल्स लाइक जो बुक्स आती है एमटीजी, जो पीवाईक्यू आती है 36 ईयर की, उस एमटीजी बुक की प्रैक्टिस करें। उनसे आपका जो बायोलॉजी के मार्क्स होते हैं वो बहुत अच्छे स्कोर होंगे। ठीक है, तो चलिए बेटा, उसके बाद आते हैं नेक्स्ट नंबर पे। तुम्हारे जितने भी कनेक्टिव टिश्यूज हैं और तुम्हारे जो बेटा मस्कुलर टिश्यूज होते हैं, ये सब क्या है बेटा? मेसोडर्मल है। ये भी मेसोडर्मल है, और ये भी मेसोडर्मल है बेटा। और न्यूरल टिश्यू में सब कुछ जो आपका देखो, इसमें सब कुछ आ जाएगा ना। सेंट्रल नर्व सिस्टम आ जाएगा, पेरिफेरल नर्व सिस्टम आ जाएगा। ये पूरी सिस्टम बनती है बेटा किससे? एक्टोडर्म से। तो आप देख लो, बीच के दो टिश्यू मेसोडर्मल हैं, और इधर वाला ऑल है बेटा जो तुम्हारा एपिथेलियम टिश्यू दिख रहा है, और उधर वाला जो कंपोनेंट आपको दिख रहा है बेटा वो न्यूरल टिश्यू जो कि एक्टोडर्मल ओरिजिन होता है। ठीक है, तो ये चार टिश्यू हो गए, और उनके क्या हो गए बेटा? ओरिजिन्स की बात हो गई। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा सबसे पहला टॉपिक। ठीक है, मतलब यहाँ पे बेसिक इंट्रोडक्शन के बाद सबसे पहला टिश्यू, टिश्यू नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। नाम है बेटा इसका क्या? एपिथेलियम।
क्या नाम है? एपिथेलियम, या इसको क्या कहते हैं? एपिथेलिया भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं इसको बेटा? एपिथेलिया के नाम से जानते हैं। और क्या नाम बताऊं? तो और एक और नाम नोट कर लो बेटा, इसको हिंदी में कहते हैं उपकला। ठीक है, हिंदी में क्या कहते हैं? उपकला, उतक के नाम से जानते हैं बेटा। ये आपकी नाम की बात हो गई। यहां पे मुझे ऐसा लगता है कि उपकला या फिर एपिथेलियम में, ये देखो टर्म्स देखो बेटा, एपी, यहाँ पे मुझे टर्म्स दिख रहा है एपी, और यहाँ पे मुझे टर्म्स दिख रहा है बेटा थेलिया दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं नोट कर दे रहा हूं थेलियम। थेलियम का मतलब होता है बेटा ग्रोथ। ठीक है, वृद्धि या उत्पत्ति भी बोल सकते हैं। एपी का मतलब होता है बेटा अपॉन, अपॉन का मतलब हिंदी में डाल देना के ऊपर। ठीक है भाई, तो एपिथेलियम टिश्यू ऐसा टिश्यू है बेटा जिसका ग्रोथ दूसरे टिश्यू के ऊपर होता है। तो देखो पहला इसका जो की पॉइंट बनता है, याद रखना, एपिथेलियम टिश्यू, एपिथेलियम टिश्यू का जो ग्रोथ होता है बेटा, ठीक है, दूसरे किसी भी टिश्यू के, दूसरे टिश्यू, और स्पेसिफिकली दूसरे टिश्यू में कौन सा कनेक्टिव टिश्यू ज्यादातर होता है? तो दूसरे टिश्यू के ऊपर होता है। ठीक है, इसका जब भी ग्रोथ होगा बेटा तो किसी दूसरे टिश्यू के ऊपर में ग्रोथ होता है, इस बात को आपको याद रखना है। ये पहली बात हो गई। ठीक है, दूसरी बात बेटा, एम्ब्रियोनिक स्टेज में, भ्रूणी अवस्था में, ठीक है, एम्ब्रियोनिक स्टेज, या फिर आप बोल सकते हैं बेटा भ्रूणीय अवस्था। ठीक है, हम बात करें भ्रूणी अवस्था की, तो भ्रूणी अवस्था में सबसे पहले कौन सा टिश्यू बनता है? यही है बेटा, सबसे पहले आपके एपिथेलियम टिश्यू का, एपिथेलियम टिश्यू का ही, ठीक है बेटा, ओरिजिन होता है। इसी की उत्पत्ति सबसे पहले होता है। देखो की पॉइंट देखते जाओ, सबसे पहले ओरिजिन कौन से टिश्यू का होता है? तो आपने कहा एपिथेलियम टिश्यू का। एपिथेलियम टिश्यू कहां रहता है? तो आपने कहा बेटा कि ये जो एपिथेलियम टिश्यू है वो किसी दूसरे लेयर के ऊपर में क्या करता है? ग्रोथ करता है। ठीक है, अब दूसरी बात, चौथी बात ये देखो, ये देखना, यहां पे जो चार टिश्यू दिख रहे हैं बेटा, इसके पास सबसे ज्यादा रिपेयर होने की क्षमता है, पावर ऑफ रीजनरेशन। ठीक है, पावर ऑफ रीजनरेशन प्रेजेंट होती है एपिथेलियम में, मगर न्यूरल टिश्यू में बेटा लीस्ट पावर ऑफ रीजनरेशन होता है। लीस्ट पावर ऑफ क्या बोलेंगे? रीजनरेशन कहेंगे। ठीक है, तो सबसे कम पावर ऑफ रीजनरेशन कहां होती है? तो याद रखना, न्यूरल टिश्यू के पास सबसे कम पावर ऑफ क्या होता है? रीजनरेशन। तो मैक्सिमम याद रखेंगे बेटा, मैक्सिमम पावर ऑफ रीजनरेशन। ठीक है, रीजनरेशन मतलब क्या बोल सकते हैं? पुनः निर्माण बोल सकते हैं बेटा। ठीक है, मैक्सिमम पावर ऑफ रीजनरेशन किस में होता है बेटा? एपिथेलियम में होता है। एपिथेलियम टिश्यू में मैक्सिमम पावर ऑफ रीजनरेशन होता है, मगर ठीक है, मिनिमम कहां होता है बेटा? मतलब मिनिमम का मतलब है, जब भी मैं मिनिमम कहूं तो बोल देना नो, नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। किसके पास? तो तुम्हारे चौथे वाले टिश्यू के पास, जिसका नाम क्या है? न्यूरल टिश्यू है। न्यूरल टिश्यू में बिल्कुल भी पावर ऑफ रीजनरेशन प्रेजेंट नहीं होती। तो यहाँ पे दो हमने लेबल कर दिया बेटा, मिनिमम एंड मैक्सिमम पावर ऑफ रीजनरेशन। ये तुम्हारे तीन स्पेसिफिक की पॉइंट बोल सकते हो, जिसको हम मेंशन कर सकते हैं बेटा। किसमें भाई? हम इसको मेंशन कर सकते हैं आपके एपिथेलियम टिश्यूज में। ठीक है भाई, एपिथेलियम टिश्यूज में हम इसको क्या कर सकते हैं बेटा? मेंशन कर सकते हैं। बहुत सिंपल से चीजों को मैंने यहाँ पे डिफाइन किया है। एक तो तुम्हारा मैक्सिमम पावर ऑफ रीजनरेशन है, कभी भी ग्रोथ करेगा तो दूसरे टिश्यू के ऊपर ग्रोथ करेगा, और ये बंदा जो है एम्ब्रियोनिक स्टेज में सबसे पहले बनता है। इतना पॉइंट आपको वहां पे मेंशन करना है। ठीक है, अब याद रखना बेटा, आपने कहा कि एपिथेलियम टिश्यू किसी के ऊपर ग्रोथ करता है,
किसके ऊपर? तो बोलना कनेक्टिव टिश्यू के ऊपर। ठीक है, तो यहां पे एक पॉइंट मैं लिख रहा हूं, ज्यादातर। ठीक है भाई, ज्यादातर क्या हो रहा है देखना, ये देखो, मैं मैक्सिमली बोल सकता हूं या ज्यादातर बोल देता हूं। ज्यादातर जो एपिथीलियम होती है, एपिथीलियम का ग्रोथ, ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू के ऊपर होता है बेटा, कनेक्टिव टिश्यू के ऊपर होता है। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई कनेक्टिव टिश्यू नीचे है और ऊपर में एपिथेलियम है बेटा, तो दोनों टिश्यू के बीच में गैप होता है बेटा, डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होते हैं दोनों टिश्यू। कौन कौन से दोनों टिश्यू हैं बताइए? दोनों टिश्यू में एक बेटा एपिथेलियम और दूसरा है बेटा कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, संयोजी ऊतक है। तो एपिथेलियम और कनेक्टिव टिश्यू के बीच क्या होता है बेटा? गैप होता है, जिसे हम कुछ कहते हैं बेटा, जिसे हम कहते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं बेटा बेसमेंट मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है, तो चलिए यहां पे एक सिंपल सा डायग्राम बना करके देखते हैं भाई कि तुम्हारा जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है वो एक्चुअल में है क्या। ठीक है, तो एक यहां पे बेटा बेस बना दो सिंपल सा, ये हमारा एक बेस है। ठीक है भाई, ये बेस है, इसी में एपिथेलियम टिश्यू ग्रोथ करता है। तो ये देखो एपिथेलियम टिश्यू है ये। अब आप देख लो एपिथेलियम टिश्यू में बिल्कुल भी गैप नहीं है बेटा, एकदम नेक टू नेक ये जो टिश्यूज हैं या सेल हैं वो चिपके हुए हैं। और बेटा एपिथेलियम टिश्यू के नीचे आपको दो रेंज बनाना है, एक ये वाला रेंज बना दो और नीचे में आप व्हाइट वाला रेंज बना दो ऐसा, और यहां पे ऐसा छोटा सा कनेक्टिव टिश्यू बना दो ऐसा। अब ये व्हाइट वाला जो टिश्यू दिख रहा है, दो लेयर बना सकते हो चाहो तो, ऐसा मन करे तो डिजाइन डेकोरेशन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। नीचे जो टिश्यू है वो कनेक्टिव टिश्यू है, और ऊपर में जो टिश्यू दिख रहा है ये हमारा एपिथेलियम है। ठीक है, ये हमारा क्या है? एपिथेलियम टिश्यू है। दोनों के बीच में जो गैप दिख रहा है, यहां से लेकर के यहां तक जो गैप दिख रहा है, यही हमारा क्या है बेटा? बेसमेंट मेम्ब्रेन है। क्या है? बेसमेंट मेम्ब्रेन है बेटा। अब बेसमेंट मेम्ब्रेन दो लेयर से मिला हुआ है, अपर लेयर या डाउन लेयर। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू ने कुछ सिक्रीट किया, यहां पे कुछ ऐसे फाइबर आ गए बेटा, फाइब्रस है ये। ठीक है, तो इसका हमने नाम रख दिया फाइब्रस और बोल दिया बेटा लैमिना। हिंदी में फाइब्रस लिखना पड़ेगा ही आपको। ठीक है, फाइब्रस। ठीक है, फाइब्रस लैमिना। और बेटा ऊपर में यहां पे जो व्हाइट वाला पोर्शन है, इसमें फाइबर तो नहीं है मगर एक मैट्रिक्स जैसा यहाँ पे स्ट्रक्चर आपको मिलेगा, जिसको हम कहते हैं बेटा बेसल लैमिना कहते हैं। बेसल, हिंदी में बोल दो बेसल, या फिर आधारी बोल सकते हैं, बेसल लैमिना। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा बेटा लैमिना। तो बेसल लैमिना ऊपर और नीचे में है बेटा फाइब्रस लैमिना, इन्हीं दोनों से मिल करके क्या बना है? बेसमेंट मेम्ब्रेन। मगर फाइब्रस लैमिना को किसने बनाया बेटा? कनेक्टिव टिश्यू ने। और एपिथेलियम से बना है बेटा बेसल लैमिना। ठीक है, तो बेसमेंट मेम्ब्रेन में यहां पे देख लो, कनेक्टिव टिश्यू से क्या बनता है? फाइब्रस लैमिना बनता है, फाइब्रस लैमिना बनता है। एवं तुम्हारे एपिथेलियम टिश्यू से क्या बनता है? तो वहां पे मेंशन कर दो, एपिथेलियम टिश्यू से क्या बनेगा बेटा? बेसल लैमिना बनता है। बेसल लैमिना प्रोड्यूस होता है या फिर बनता है। बात समझ में आ गई? कौन किसको बना रही है समझ में आ गया। अब एक खास बात क्या है देखो तो, कनेक्टिव टिश्यू में बेटा ब्लड वेसल्स है। कनेक्टिव टिश्यू में ये ब्लड वेसल्स है बेटा। ये ब्लड वेसल्स आसानी से क्रॉस करके ऊपर तो जा रहे हैं, मगर कनेक्टिव टिश्यू में नहीं जा पाएंगे, क्योंकि दो सेल के बीच में कोई भी गैप नहीं है, नो गैप। ठीक है, तो यहां एक स्टार पॉइंट बन जाता है यहां पे कि भैया
तुम्हारे एपिथेलियम टिश्यू के बीच में बिल्कुल भी गैप नहीं होता। एक इंग्लिश का लाइन है बेटा, उसको मेंशन कर दे रहा हूं, नो और लिटिल, नो और लिटिल इंटर सेल्यूलर क्या स्पेस। मतलब याद रखना, जो अंतर कोशिकीय अवकाश है बेटा, ठीक है, अंतर कोशिकीय अवकाश, ठीक है, नहीं होती है। तो यार अंतर कोशिकीय अवकाश नहीं है तो ये जो ब्लड वेसल्स है ना, आपके जो रक्त वाहिकाएं होती है, वो वहां पे प्रेजेंट नहीं होती, ठीक है। इसी के कारण, जिसके कारण बोल सकते हैं, जिसके कारण, ठीक है, एपिथेलियम में, एपिथेलियम में क्या नहीं होता बेटा, ब्लड वेसल्स, हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, रक्त वाहिकाएं, ठीक है, रक्त वाहिकाएं नहीं होती। बट, ठीक है, लेकिन किंतु परंतु बंधु, यहां पे आपको समझना पड़ेगा कि ठीक है चलो ब्लड वेसल्स नहीं है, मगर हाँ बेटा, तंत्रिका तंत्र या फिर नर्व के नेटवर्क्स होते हैं, ठीक है, नर्व नेटवर्क, ठीक है, याद रखना, प्रेजेंट होता है। अब बताओ, आपको न्यूट्रिशन कहां से मिलता है बेटा, किसी पर्सन को न्यूट्रिशन कहां से मिलता है? मुझे लगता है कि न्यूट्रिशन मिलता है ब्लड से, क्योंकि ब्लड ही तो आपके बॉडी में न्यूट्रिशन का ट्रांसपोर्ट करती है। तो अब मुझे बताओ, एपिथेलियम टिश्यू में ब्लड वेसल्स नहीं है तो ब्लड कहां से आएगा, और ब्लड जब नहीं आ रही है तो इसको न्यूट्रिशन कौन प्रोवाइड करेगा? बात समझ में आ रही है? एकदम क्लियर है? तो भाई मुझे बस इतना बता दो कि ये जो तुम्हारा न्यूट्रिशन है वो कहां से मिलेगा। तो याद रखना, इसके लिए, ठीक है भाई, न्यूट्रिशन के लिए, खाने के लिए, एनर्जी के लिए, न्यूट्रिशन के लिए, ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू पर निर्भर होता है। कनेक्टिव टिश्यू पर क्या होता है बेटा, निर्भर होता है। तो जाहिर सी बात है भाई, जिनके पास ब्लड वेसल्स नहीं है या मेरे पास खाने को कुछ नहीं है, तो मैं आपसे मांगूंगा ना, मेरे बच्चे मुझे खिला दो बोलूंगा तो आप लोग तो खिलाओगे। तो वैसे ही आपका ये एपिथेलियम टिश्यू है, बेचारे के पास खाना पहुंचाने के लिए कोई माध्यम नहीं है, इसीलिए ये किससे मंग करके खाता है बोलेंगे, तो आप बोलना कि हाँ, ये कनेक्टिव टिश्यू पे डिपेंडेंट होता है फॉर द न्यूट्रिशन। ठीक है, तो ये हो गया बेटा तुम्हारा बेसल लैमिना, फाइब्रस लैमिना। हाँ भाई, ये जो फाइब्रस लैमिना है बेटा, ये और कोई नहीं, और किसी नए चीज का नहीं, ये बना होता है म्यूकोपॉलीसैकेराइड। ये बना है म्यूकोपॉलीसैकेराइड का। कौन है ये? म्यूकोपॉलीसैकेराइड एक तरह का मॉडिफाइड पॉलीसैकेराइड या हेट्रोपॉलीसैकेराइड होता है बेटा। जबकि बेसल लैमिना बनता है, ये बनता है बेटा प्रोटीन से, आप ले सकते हैं ग्लाइकोप्रोटीन। ठीक है, हम एग्जांपल ले सकते हैं क्या, ग्लाइकोप्रोटीन का एग्जांपल ले सकते हैं। और ये आपका हो गया बेटा बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट दी एपिथेलियम टिश्यू। मैंने कई सारे पॉइंट्स आपको मेंशन कर दिए हैं, बिल्कुल भी इनके बीच में गैप नहीं होता, याद रखना। ठीक है, चलो एक बार रिकॉल कर लेते हैं, इनके बीच में गैप नहीं होती है, लिटिल इंटरसेलुलर स्पेस होती है, इसी कारण ब्लड वेसल्स नहीं होता। मगर हाँ, नर्व के जो नेटवर्क्स होती हैं वो प्रेजेंट होती है बेटा। एपिथेलियम टिश्यू जो है वो टोटली डिपेंड्स होती है आपके कनेक्टिव टिश्यू पे फॉर दी न्यूट्रिशन। तो इतनी सारी चीजें तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है। ठीक है, अब क्या करना है बेटा, जो एपिथेलियम टिश्यू है उसको दो पार्ट में डिवाइड करो, या फिर उसके फंक्शन को नोट करते हुए डिफाइन कर लेते हैं। ठीक है, उसके फंक्शन को नोट करके डिफाइन कर लेते हैं। तो ऐसा करता हूं मैं कि भैया, ये जो हमारा उपकला ऊतक है, जिसको हम कहते हैं क्या, एपिथेलियम, ये एपिथेलियम टिश्यूज के दो फंक्शन हैं, अलग अलग कर देना है इसको। जो पहला फंक्शन है बेटा, ठीक है,
वो क्या करता है, तो यहाँ पे एक मेंशन कर रहा हूं, हम बात कर रहे हैं इसके फंक्शन का, हम बात कर रहे हैं इसके कार्य का, ये बच्चा क्या काम करता है। तो बेटा या तो ये बाहर को कवर करेगा तो बोल देंगे फेसेस आउटसाइड, ठीक है, फेसेस आउटसाइड इन्वायरमेंट, ठीक है, मतलब ये क्या करेगा बेटा, बाहरी वातावरण से क्या करता है, तो बोल देना ये बाहरी वातावरण से बचाव का काम करता है। और बेटा दो तरह के कामों से प्रोटेक्शन देगा, तो बोल देता हूं प्रोटेक्शन अगेंस्ट, ठीक है, एक बेटा रासायनिक, मतलब कि हम बात करें केमिकल एंड मैकेनिकल स्ट्रेस, ठीक है, केमिकल एंड मैकेनिकल स्ट्रेस से बचाता है बेटा, ये ऐसा करते हैं स्ट्रेस हो जाएगा, ठीक है, केमिकल तो रासायनिक, अरे कितने बार ये आ गया, ठीक है, रासायनिक एवं यांत्रिक कहेंगे बेटा, यांत्रिक प्रतिबलों से, ठीक है, ये बचाने का काम करता है, ये आप यहां पे मेंशन कर देना ताकि चीजें समझ में आए। हाँ, ये जितनी भी काम मैंने लिखा है ना, ये किसके लिए लिखा है पता है, एक्चुअल में, ठीक है, कम एपिथेलियम की बात हो रही है, मगर वो एपिथेलियम कौन है बेटा, कंपाउंड एपिथेलियम है, ठीक है, कंपाउंड मतलब आप बोल देना संयुक्त उपकला, उतक की बात करेंगे, संयुक्त है बेटा, ठीक है, संयुक्त उपकला का काम ऐसा है। मगर बेटा ये अंदर भी हमारे जितने भी देह गुहा होते हैं ना, मतलब कि तुम्हारा बॉडी, क्या क्या बोल सकते हैं, रुक जाओ पहले देखते हैं कि भाई हमारे बॉडी में बेटा ये क्या करता है, तो ये बनाता है, देखो, रिस्पॉन्सिबल फॉर, ये बनाता है बेटा डिफ्यूजन बाउंड्री, ठीक है, डिफ्यूजन बाउंड्रीज बनाता है, डिफ्यूजन का मतलब होता है बेटा विसरण, बाउंड्री का मतलब आप बोल देना सीमा, विसरण सीमा बनाने का काम करता है, ये एब्जॉर्प्शन करता है। अच्छा तुमको पता है कि जो मैं पहला पॉइंट लिखा हूं ना कि डिफ्यूजन बाउंड्री बनाता है, वो सल की उपकला के लिए लिखा हूं, आगे पढ़ेंगे सल की उपकला क्या होती है। एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन जो लिख रहा हूं बेटा, वो तुम्हारे क्यूबॉइडल और कॉलमनार एपिथेलियम के बारे में लिख रहा हूं। तो ये देखो दो तरह के काम हो गए, ये इनर लाइनिंग भी बनाता है बेटा, ठीक है, क्या बनाता है, इनर लाइनिंग बनाता है बेटा, इनर लाइनिंग ऑफ, या इनर लाइनिंग, या फिर बोल सकते हैं बेटा कवरिंग करता है, ठीक है, घेर के रखने का काम करता है, किसको किसको, सिलोम को बेटा, ठीक है, सिलोम नहीं बोलोगे तो बोल देना बॉडी कैविटी, और बॉडी कैविटी को हिंदी में बोलते हैं बेटा देह गुहा, क्या कहते हैं, देह गुहा कहते हैं। एंट्यूब्यूल्स का, एंट्यूब्यूल्स के लिए क्या बनाता है, ये इनर लाइनिंग बनाने का काम करता है। ये हो गया बेटा तुम्हारा, ऐसा हटा दूं, तो ये हो गए फंक्शन की बात। हालांकि ये जितने भी फंक्शन मैंने लिखे हैं वो सब इंडिविजुअल आएगा, अलग अलग भी नोट करेंगे, ठीक है, इन सभी चीजों को हम अलग अलग नोट करेंगे तो चीजें आपको समझ में आ जाएगी। तो बेटा सबसे पहले हम इस एपिथेलियम में, ठीक है, सीक्वेंस में स्टार्ट करेंगे, ठीक है, इनके टाइप्स सिंपल पहले पढ़ लेंगे, सिंपल के बाद हम कंपाउंड पढ़ लेंगे, मगर उसके पहले हमको पढ़ना है बेटा इसके डिफरेंट काइंड्स ऑफ मॉडिफिकेशन को। तो चलिए बेटा इनके मॉडिफिकेशन के साथ साथ हमको कुछ जंक्शन भी पढ़ने पड़ेंगे, तो क्यों ना सबसे पहले हम बेटा जंक्शन को कवर कर लें, ठीक है। तो चलिए हेडिंग पुट करता हूं यहां पे, नाम है बेटा इंटरसेल्युलर जंक्शन, क्या नाम है, इंटर सेल्यूलर, क्या बोलेंगे इसको, जंक्शन कहेंगे। और इंटरसेल्युलर जंक्शन को हिंदी में कहते हैं बेटा अंतर कोशिकीय संधि। ओहो हो, नहीं दिख रहा है इसमें, चलिए क्या नाम है इसका, अंतर कोशिकीय, ठीक है, क्या बोलेंगे बेटा इसको, संधि कहेंगे। ये अंतर कोशिकीय संधि कितने तरह की होती है, तो बेटा नंबर 1, नंबर 2
नंबर 3, ये नंबर 4। ठीक है, नंबर 3 को थोड़ा सा पास में ले आते हैं, ये थोड़ा ज्यादा दूर हो रहा है। चलो बेटा, संधि का नाम देखते जाओ। सबसे पहला संधि है इंटर डिजिटेशन। ठीक है, सबसे पहली संधि क्या है? इंटर डिजिटेशन। कुछ इस तरह की संधि को हम क्या कहते हैं? इंटर डिजिटेशन कहते हैं। सेकेंड नंबर पे आता है बेटा अधेरिंग, पकड़ के रखने वाला, अधेरिंग, या फिर इसको कहते हैं बेटा डेस्मोसोम जंक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? डेस्मोसोम जंक्शन। उसके बाद आता है बेटा टाइट जंक्शन, और टाइट जंक्शन के बाद आता है क्या? गैप जंक्शन। ठीक है, ये 4 तरह के जंक्शन हो गए। हिंदी में इसको वही कहना, इंटर डिजिटेशन कहते हैं। ठीक है, अधेरिंग जंक्शन को बोलते हैं बेटा आसंजन। ठीक है, आसंजन या फिर आसंजक भी कह सकते हैं। आसंजक क्या कहते हैं बेटा? संधि कहते हैं। टाइट जंक्शन को कहते हैं दृढ़ जंक्शन। ठीक है, दृढ़ जंक्शन या दृढ़ संधि कहते हैं। और गैप जंक्शन को बोलते हैं बेटा अंतराल। ठीक है, अंतराल संधि कहते हैं, या अंतराली संधि कह सकते हैं। देख लो, मैंने हिंदी के नाम भी आपको बता दिए हैं कि कौन कौन से संधि को क्या कहा जाता है या जंक्शन को क्या कहा जाता है। अब पहले सबका एग्जाम्पल याद करो कि कौन कहां है बेटा। इंटर डिजिटेशन प्रेजेंट होता है, एक कंपाउंड एपिथेलियम का एग्जांपल है जिसको हम कहते हैं बेटा, ये कहां होगा? स्ट्रेटिफाइड के ट्रांजिशनल, ट्रांजिशनल। ठीक है, ये ट्रांजिशनल एपिथेलियम में होता है। ट्रांजिशनल एपिथेलियम में प्रेजेंट होता है तुम्हारा इंटर डिजिटेशन। अधेरिंग जंक्शन जो है वो प्रेजेंट होता है बेटा स्ट्रेटिफाइड में। ठीक है, कहां? स्ट्रेटिफाइड में। जो टाइट जंक्शन होता है बेटा वो ज्यादातर प्रेजेंट होता है कॉलमनार में, कॉलमनार एपिथेलियम में प्रेजेंट होता है। और ये एग्जाम्पल बोलो तो बोल देना गैप जंक्शन हर जगह पे होगा जहां पे हमें रैपिड ट्रांसपोर्ट करना होता है। ठीक है, तो पहला पॉइंट हमने एग्जाम्पल देखा, एक प्रेजेंट है ट्रांजिशनल में, एक स्ट्रेटिफाइड में। बेटा हिंदी में कहूं तो आपको पता होगा हमारी बॉडी में कुछ ऐसे भी टिश्यूज होते हैं जो लचीला होता है। ठीक है, जैसे हम बात करें रेनल पेल्विस का, तुम्हारे यूरेटर का, मतलब कि जो मूत्र नलियां होती है, मूत्र नली और गर्भाशय बोलता हूं, मूत्राशय जो होती है बेटा, ये सभी लचीले होते हैं, स्ट्रेचेबल होते हैं, तन्य होते हैं। तो जो तन्य होते हैं उनको हम कहते हैं ट्रांजिशनल, और जो तन्य नहीं होते उसको हम कहते हैं नॉन ट्रांजिशनल, या नॉन क्या बोलेंगे, स्ट्रेचेबल कहेंगे। ठीक है, तो ट्रांजिशनल को कहते हैं दूसरा नाम स्ट्रेचेबल। ठीक है, क्या है ये? स्ट्रेचेबल है। और ये क्या है बेटा? नॉन स्ट्रेचेबल है। स्ट्रेचेबल और नॉन स्ट्रेचेबल। हिंदी में कहूं तो ये तन जाता है तो ये तन्य कह सकते हो। ठीक है, तन्यता या तनने वाला, तन्यता युक्त कह दो। और ये क्या है बेटा? अतन्य है। ठीक है, ये अतन्य होता है, ऐसा आप बोल देना। कॉलमनार को तो पता होगा, स्तंभाकार है बेटा ये। ठीक है, स्तंभाकार जो कोशिकाएं होती है उनमें आपको देखने को मिल जाएगा दृढ़ संधि। ठीक है, अब एक्चुअल में होता क्या है उसको देख लो पहले। जो सबसे पहला जंक्शन है बेटा इंटर डिजिटेशन, उसमें एक सेल का कलर ये मान लो, ये आपके एक सेल का कलर है। दूसरा सेल को बना दो बेटा पिंक कलर का, ऐसा बना दो। अब क्या हो रहा है कि एक प्लाज्मा, एक सेल का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो दूसरे के साइटोसोल में इंट्रोड्यूस हो रहा है, ऐसे कुछ इस तरह से इंट्रोड्यूस हो रहा है। और दूसरा वाला सेल जो है बेटा वो पहले वाले के साइटोप्लाज्म में ऐसे इंट्रोड्यूस हो रहा है, ये देखो, ये ऐसा।
तो ये जो दिख रहा है आपको, ये क्या है बेटा, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है। ठीक है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, अंगुली नुमा एक तरह से उभार दिख रहा होगा। इसमें सिंपली बोलूं तो बेटा एक सेल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, एक सेल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पीएम कह दूं, एक सेल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन दूसरे सेल के साइटोप्लाज्म में, ठीक है, साइटोप्लाज्म में क्या करता है बेटा, एंटर करता है। देख लो दूसरे में जा रहा है और दूसरा वाला पहले में जाएगा। तो इस तरह के जंक्शन से क्या बनती है, जो भी स्ट्रक्चर बनती है बेटा वो क्या बनती है, लचीला बनती है। इसीलिए ये कहाँ प्रेजेंट होता है, आपको दिख रहा है, ट्रांजिशनल या तन्यता युक्त जितने भी टिश्यूज होते हैं उनमें प्रेजेंट होते हैं, ऐसा इनका कहना है। ठीक है, मगर सेकेंड वाला जो अधेरिंग जंक्शन है बेटा, ये दो सेल है मान लो। ठीक है, तो दो सेल के पास एक डिस्क लाइक प्रोटीन है, ये, ठीक है, दो सेल के पास एक डिस्क लाइक प्रोटीन है, ये दोनों डिस्क लाइक प्रोटीन है बेटा, इसी का नाम है डेस्मोसोम। क्या नाम है, डेस्मोसोम नाम है। तो दोनों के पास डेस्मोसोम प्रोटीन है और एक धागे के थ्रू ये एक दूसरे से क्या हुए हैं बेटा, बंधे हुए हैं। इस धागे को हम कहते हैं टोनोफाइब्रिल कहते हैं। क्या नाम है, टोनोफाइब्रिल्स है बेटा। ठीक है, दो सेल आपस में, यहां पे क्या आ रहा है, दो सेल आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक है, कैसे जुड़े हुए हैं, तो दो लोगों की मदद से, एक बेटा डेस्मोसोम प्रोटीन, डेस्मोसोम प्रोटीन और धागे का नाम है बेटा टोनोफाइब्रिल। ठीक है, डेस्मोसोम प्रोटीन और टोनोफाइब्रिल के कारण इधर ले आता हूं, बाकी चीजें यदि आपने नहीं देखा है तो इसको नोट कर लो पहले कि भैया एक सेल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन दूसरे सेल के साइटोप्लाज्म में एंटर करता है और यहां पे देखो दो सेल आपस में जुड़े हुए हैं डेस्मोसोम और टोनोफाइब्रिल के जरिए। ठीक है, ये बात आपको समझना है, कहां प्रेजेंट होता है मैंने बता दिया है। चलिए मैं वापस आ जाता हूं बेटा इस जगह पे, और अभी देखो यहाँ पे जो स्तंभाकार कोशिकाओं में जो टाइट जंक्शन है, ठीक है भाई, टाइट जंक्शन क्या होता है बेटा, एक सेल के कुछ जगह पे, एक सेल के कुछ स्थान पे बात कर रहा हूं, या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कुछ स्थान है जो दूसरे सेल से, ठीक है, आपस में दृढ़ता से, आपस में दृढ़ता से क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। इसका काम क्या है बेटा, यदि मैं इसका काम की बात करूं तो देखो, टाइट जंक्शन, जैसे आपके घर में एक ट्यूब है जिसमें पानी जा रहा है बेटा, ट्यूब में पानी का मूवमेंट हो रही है, यदि उसमें थोड़ा बहुत भी लीकेज हो गया तो पानी या फिर फूड या फिर कोई भी न्यूट्रिशन जो होती है वो नीचे लीकेज होगी। तो लीकेज या रिसाव को बचाने का काम करता है, तो याद रखना ये क्या करता है बेटा, रिसाव, रिसाव मतलब लीकेज। ठीक है बेटा, लीकेज से क्या करता है, ये बचाव करता है। ठीक है, अब आता है बेटा गैप जंक्शन, ये सबसे सिंपल है गैप जंक्शन, दो सेल के बीच में आप बना दो एक छोटा सा गैप। अब ये बोल दो भाई कि एक सेल का कोई भी कंपोनेंट आसानी से दूसरे सेल में जा सकता है। ठीक है, तो दो सेल के साइटोप्लाज्म के बीच में कनेक्शन है, दो सेल के साइटोप्लाज्म के बीच एक तरह से क्या बन गया है, कनेक्शन बन गया है। और ऐसे कनेक्शन क्यों है, किसी मॉलिक्यूल को रैपिड ट्रांसपोर्ट कराने के लिए दो काम, इसका याद रखना, पहला काम है बेटा रैपिड ट्रांसपोर्ट, लिख लेना, तीव्र गति से परिवहन करने के लिए, और दूसरा एक सेल से कोई मैसेज को यदि हमें दूसरे को देना है तो वो काम भी करता है बेटा, तो यहां पे कह सकते हैं कम्युनिकेशन, क्या कराता है, कम्युनिकेशन का काम भी ये क्या करता है बेटा, रेगुलेट करता है। तो ये देख लो आपके सामने में चार तरह के जंक्शन, और चारों जंक्शन कहां कहां होते हैं मैंने आपको मेंशन कर दिया है बेटा।
ठीक है। इसके बाद हमको क्या पढ़ना है, मॉडिफिकेशन इन द एपिथेलियम टिश्यू, क्योंकि आज जो हम कवर कर रहे हैं वो पूरा एपिथेलियम टिश्यू है। फिर टाइप्स ऑफ एपिथेलियम टिश्यू को अपन कल के वीडियो लेक्चर में देख लेंगे। आज हमको इसमें देखना है बेटा कितने तरह के मॉडिफिकेशंस होते हैं। तो चलिए, आपके सामने 4 जंक्शन है, उसको अच्छे से देख लो, अच्छे से परख लो। यहां से क्वेश्चन बनती है, मैं लाऊंगा आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन, पर उसके पहले थ्योरीज को बहुत अच्छे से कवर कर लीजिए। ठीक है, तो मान लो बेटा कि ये सभी टॉपिक जो है वो क्लियर हो गया है। तो चलिए आज हम एपिथेलियम टिश्यू के कुछ मॉडिफिकेशन को भी कवर कर लेते हैं। तो यहां पे आता है बेटा फ्री सरफेस मॉडिफिकेशन। ठीक है, ये देखो तो आपके जो एपिथेलियम टिश्यू है, ठीक है, टिश्यू का नाम क्या है, एपिथेलियम में बेटा एक जो सरफेस फ्री होती है, फ्री सरफेस मॉडिफिकेशन। ठीक है, आपको जैसे इसको समझना है कि भाई एपिथेलियम टिश्यू का फ्री सरफेस कैसे आ गया बेटा। मान लो एपिथेलियम टिश्यू हमेशा बाहर होता है या सबसे अंदर होता है। तो ये देखो, मान लो एक टिश्यू को या एक सेल को पकड़ लो, बस ये ऐसा करते हैं। अब मैं ये कहता हूं बेटा, एक सेल को कलर चेंज कर रहा हूं, उसी सेल को देखना। मान लो ये सेल है, अब मुझे बताओ इस सेल को नीचे से भी बहुत सारे सेल हैं जो कनेक्टेड है ऐसे। ठीक है, ये ऐसे कनेक्टेड। अब मुझे बताओ इस सेल में आपको कौन सा सरफेस है जो फ्री दिख रहा है। मुझे लगता है ये सरफेस दिख रहा है। तो इसी वाले फ्री सरफेस में कुछ बेहतरीन तरह के मॉडिफिकेशंस होते हैं आपके एपिथेलियम टिश्यूज में। ठीक है, तो ये मॉडिफिकेशन कौन कौन से मॉडिफिकेशन हो सकते हैं। तो सबसे पहला मॉडिफिकेशन, ये तुम्हारा सेकेंड मॉडिफिकेशन, और ये तुम्हारा बेटा थर्ड नंबर का मॉडिफिकेशन। पहले में क्या प्रेजेंट हो सकता है, माइक्रोविलाई। पहले में क्या प्रेजेंट होगा, माइक्रोविलाई प्रेजेंट होता है। दूसरे वाले में सीलिया प्रेजेंट होता है बेटा, उसको कहते हैं काइनोसीलिया। ठीक है, और तीसरे वाले को बोलते हैं बेटा स्टीरियोसीलिया कहते हैं। देखते जाओ मैं क्या बोल रहा हूं। माइक्रोविलाई का मतलब होता है सूक्ष्मांकुर। ठीक है, क्या मतलब होता है बेटा इसका, इसका मतलब होता है सूक्ष्मांकुर। काइनोसीलिया का बात करेंगे तो याद रखना ये सक्रिय बोल देना इसको, ये सक्रिय है और ये बेटा निष्क्रिय है। सक्रिय और निष्क्रिय क्या है, सीलिया को बोलते हैं बेटा पक्षमाभ कहते हैं हिंदी में। तो यहां पे मैं पक्ष माभ नोट कर देता हूं, यहां भी हो जाएगा पक्ष माभ। तो देख लो 3 तरह का मॉडिफिकेशन कैसा दिखता है। देखो तो मान लो यहां पे आपने एक सेल बनाया है, ठीक है, और इस सेल में बेटा ऐसा ब्रश बॉर्डर बन गया है, देखो ऐसा ब्रश बॉर्डर। तो ये कहलाता है बेटा माइक्रोविलाई या फिर ब्रश बॉर्डर सेल कहलाता है। इसको क्या कहोगे, तो बोलना ब्रश बॉर्डर कोशिका या फिर सेल है। अब मान लो यहां पे ऐसा ही सेल बना है मगर इसमें ब्रश बॉर्डर नहीं है, इसमें बेटा हेयर लाइक स्ट्रक्चर है कुछ ऐसे। ठीक है, ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर है। तो इसको आप क्या कहोगे, सिलिएटेड कहोगे। क्या है, सिलिएटेड है, सिलिएटेड सेल कह देंगे। और लास्ट वाला भी सीलिया है मगर वो सीलिया काम का नहीं है। तो इसको दिखाते कैसे हैं बेटा, ऐसे कोनिकल शेप्ड दिखाते हैं, पॉइंटेड दिखाते हैं ऐसे। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, स्टीरियो कहेंगे बेटा, स्टीरियो सीलिया प्रेजेंट है ऐसा बोल देंगे। अब ध्यान देना थोड़ा सा, क्या बोल रहा हूं, 2 को पहले समझ लो फिर तीसरे को हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले बेटा जो माइक्रोविलाई है, आपको पता है कि माइक्रोविलाई या फिर जो सूक्ष्मांकुर होते हैं वो कहां प्रेजेंट होते हैं। इसका काम है बेटा सरफेस एरिया को बढ़ाना। सरफेस एरिया को क्या करता है, इंक्रीज करने का काम करता है। तो जितना ज्यादा सरफेस एरिया उतना ज्यादा क्या होता है, बोल देना एब्जॉर्प्शन होता है बेटा। ठीक है, उतना ही ज्यादा क्या होगा, अवशोषण होता है। जितना ज्यादा तुम्हारा सरफेस एरिया रहेगा, भाई इतना लंबा आपका यदि हाथ है तो उतना ज्यादा चीजों को आप पकड़ पाएंगे, और आपका हाथ ऐसा छोटा है
तो आप कम चीजों को पकड़ पाएंगे। वैसे ही सरफेस एरिया के बढ़ने से एब्जॉर्प्शन भी बढ़ता है। तो सूक्ष्मांकुर या फिर माइक्रोविलाई का काम है सरफेस एरिया को बढ़ाना, ताकि ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्प्शन हो पाए। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्प्शन होता है तो इसको हम क्या कहते हैं, ये माइक्रोविलाई कंडीशन है। यस, ये कहां होगा बेटा, सूक्ष्मांकुर कहां कहां होगा। तो एक तो बेटा एग्जाम्पल देख लो यार, यही तो मेन है। पीसीटी नेफ्रॉन में हो सकता है एक, हालांकि यहां पे क्यूबॉइडल वाला माइक्रोविलाई होती है। बाकी आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में, और बोलोगे तो गॉल ब्लैडर में। ठीक है, गॉल ब्लैडर में भी ब्रश बॉर्डर प्रेजेंट होता है। याद रखना, स्मॉल इंटेस्टाइन और गॉल ब्लैडर में कॉलमनार होता है बेटा, जबकि पीसीटी में होता है क्यूबॉइडल। ठीक है, अभी चलो कॉलमनार क्यूबॉइडल मत करो, अभी तो बस इतना देखते हैं कि किसके पास सीलिया है, किसके पास माइक्रोविलाई है। अब इसका काम क्या है बेटा, सीलिया नेचर कैसा है तो बोलना कॉन्ट्रेक्टाइल है। कॉन्ट्रेक्टाइल का मतलब होता है मोटाइल होता है बेटा, चलायमान होता है। ठीक है, कैसा होता है, चलायमान होता है, मतलब मूवमेंट कर सकता है। याद रखना, काइनोसीलिया का काम है किसी भी, जैसे मान लो म्यूकस हो गया या फिर सिक्रीशन हो गई, तो म्यूकस या सिक्रीशन को किसी विशिष्ट दिशा में, ठीक है, क्या करता है, किसी विशिष्ट दिशा में क्या करता है बेटा, परिवहन करने का काम करता है। ठीक है, परिवहन करता है। बात समझ में आ रही है। तो ये याद रखना कि हमारे ऐसे बॉडी स्ट्रक्चर जिसमें स्पेसिफिक डायरेक्शन में यदि ट्रांसपोर्ट होती है तो वहां पे सीलिया प्रेजेंट होगा बेटा। सीलिया के लिए 5 एग्जांपल है, 3 लाइन में याद करना है। ये लो, पहला ट्रैकिया। पहला क्या है, ट्रैकिया। ट्रैकिया एंड ब्रोंकियोल एक साथ एक ही जगह होते हैं, ट्रैकिया एंड ब्रोंक्यूल्स। दूसरा है बेटा फेलोपियन ट्यूब, फेलोपियन ट्यूब एंड यूट्रस। ठीक है, और एक होता है बेटा एपेंडाइमल, एक मिनट एन छूट गया है, एपेंडाइमल एपिथीलियम। एपेंडाइमल एपिथीलियम कहाँ होता है पता है ना आपको, ब्रेन वेंट्रिकल्स में होते हैं, आपके ब्रेन के वेंट्रिकल्स में होते हैं। तो यहाँ ब्रेन वेंट्रिकल्स नोट कर देता हूं और अपने आप को उठा के मैं इधर ले आता हूं, उधर का काम हो चुका है। कितने एग्जाम्पल हो गए बेटा, 5 एग्जाम्पल हो गए। एग्जाम्पल 2 यहाँ है, एग्जाम्पल 2 यहाँ है, एग्जाम्पल 1 यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये हो गई बेटा सीलिया वाला। अब यार ये निष्क्रिय है ना, तो ये कॉन्ट्रेक्टाइल नहीं है ना, ये नॉन कॉन्ट्रेक्टाइल है। ठीक है, नॉन कॉन्ट्रेक्टाइल मतलब नॉन मोटाइल है। नॉन मोटाइल है मतलब चल तो सकता नहीं। ये क्या करता है, तो ये भी सरफेस एरिया को बढ़ाता है, और सरफेस एरिया को बढ़ाता है मतलब एब्जॉर्प्शन करता होगा। ठीक है, सरफेस एरिया को बढ़ाता है मतलब अवशोषण करता होगा। और यदि अवशोषण कर रहा है बेटा, कहां होगा, तो मेल में प्रेजेंट होता है, कहां, वासा डिफरेंस में, वासा डिफरेंस में और एपिडिडाइमिस में। वासा डिफरेंस एंड एपिडिडामिस में जो एपिथेलियम टिश्यू के मॉडिफिकेशन में स्टीरियोसीलिया कंडीशन प्रेजेंट होती है। 3 तरह के मॉडिफिकेशन दिख गए, एक है माइक्रोविलाई, सेकंड आपका काइनोसीलिया, तीसरा आपका क्या है, स्टीरियोसीलिया वाला कंडीशन है बेटा। 3 तरह के मॉडिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएंगे एपिथेलियम टिश्यू में। ठीक है, तो एपिथेलियम टिश्यू में मैंने ये सब चीजें बता दी, ओरिजिन आपको बता दिया है। तो ऑलमोस्ट हमारा ये जो टिश्यूज हैं उसमें से एपिथेलियम टिश्यू का इंट्रोडक्शन ऑलमोस्ट हो गया है। हमको जो डिस्कस करना है वो है बेटा टाइप्स। ठीक है, टाइप्स ऑफ एपिथेलियम। ठीक है, एपिथेलियम मतलब कि हम बात करें उपकला के प्रकार के बारे में। और उपकला के कितने प्रकार है बेटा, 2 प्रकार होते हैं, जिसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बात करेंगे। इस वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। 3rd लेक्चर में हम इनके टाइप्स और पूरे एपिथेलियम को कंप्लीट कर देंगे, और 4th लेक्चर से अपन स्टार्ट करेंगे बेटा आपका 2nd नंबर का टिश्यू, जिसका नाम क्या है, कनेक्टिव टिश्यू। और इसी टॉपिक में हम 3 तरह के अलग अलग
बोल सकते हैं क्लासिफाइड करेंगे ग्लैंड्स को, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल, ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ सिक्रीशन एंड ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ सिक्रीशन। 3 तरह से हम ग्लैंड्स को सेपरेट करेंगे। जैसे एक तो जानते हैं बेटा, एक्सोक्राइन, एंडोक्राइन और मिक्स ग्लैंड, ये एक क्लासिफिकेशन है। यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ग्लैंड्स, ये दूसरा क्लासिफिकेशन है। एक्राइन, मीरोक्राइन एक हो गया, उसके बाद एपोक्राइन और होलोक्राइन, ये तीसरा क्लासिफिकेशन हो गया ग्लैंड्स के। तीनों क्लासिफिकेशन को नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे। तो अभी तक आपने हमारा पेड कोर्स यदि स्टार्ट नहीं किया है, परचेस नहीं किया, तो बहुत जल्दी परचेस कर लीजिए। 1000 रुपीज का डिस्काउंट मिल रहा है बेटा। 5000 रुपीज का कोर्स आपको मिलेगा ओनली 4000 रुपीज में, और इसमें पूरे 100 मार्क्स की बायोलॉजी की तैयारी कराऊंगा मैं, आपका सुधीर सर। आपको पता है कि आई एम 6 टाइम CCR नेट क्वालिफाइड एंड हाईली एक्सपीरियंस फॉर द PhD एग्जाम एंड CCR नेट एंड नीट एग्जाम। सो भैया, एक अच्छे मेंटर से पढ़ने का एक बेनिफिट ये होता है कि आपको मैं एक बेहतर कंटेंट दूंगा, और आप हमारे पेड एप्लीकेशन में जाके देख लीजिए, लाइव कोर्सेस हर एक चैप्टर का आपको मिल जाएगा, ठीक है। कल ही मैंने सेल साइकिल एंड डिवीजन का लाइव टेस्ट मैंने अपलोड कर दिया। 50 क्वेश्चन है, 60 मिनट में आपको बनाने हैं। आपके मार्क्स और आपके बनाने का तरीका मुझे दिखेगा, उसमें क्या इंप्रूवमेंट करना है मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। आज मैं अपलोड कर दूंगा तीसरे चैप्टर का लाइव टेस्ट सीरीज आपके बायोमोलिक्यूल का, ठीक है। तो ऐसे ही हर एक चैप्टर का आपको मिलेगा लाइव टेस्ट सीरीज, और 50 क्वेश्चन का प्रैक्टिस वीडियो सेशन मिलेगा, जो कि इस बार तो मैं प्लान कर रहा हूं कि अभी जो बायोमोलिक्यूल चैप्टर कंप्लीट हुआ है उसका प्रैक्टिस सीरीज हम ऑनलाइन करेंगे। तो कितने बच्चे रेडी होते हैं ऑनलाइन के लिए, और हमारे लाइव साइंस ट्यूटोरियल वाले चैनल में कितने बच्चे हैं जो लाइव अटेम्प्ट करेंगे, तो उनको हम देख लेंगे और उसके हिसाब से फिर ये लाइव सेटअप बनाते हैं, ठीक है। तो चलिए बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इसी एनर्जी और इसी डेडिकेशन के साथ, ताकि हम एक बेहतर टीचर बनने के सपने को पूरा कर सकें। सो थैंक यू वेरी मच, टाटा एंड बाय बाय।